नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। जरूरी है कि आप इस लॉकडाउन का सही यूज करें, हर रोज कुछ अच्छा सीखें और यही आपको अच्छी वाली इन्वेस्टिंग सिखाता है हमारा द अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल है, जहां साल भर तक हम आपको सिखाएंगे इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस और वैल्यू इन्वेस्टिंग करना। तो इस कोर्स का लिंक आपको ऊपर कार्ड पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज हम कुछ ऐसे ट्रेड्स, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसे रेशियोज डिस्कस करेंगे जो आपको ये बताएगा कि कौन सी कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है और कौन सी कंपनी के पास ऐसा खतरा है कि वो कंपनी आज से कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद या तो डूब सकती है या उसमें डूबने का खतरा है, और कैसे आप उन कंपनियों को पहचानेंगे जिन कंपनियों से आपको दूर रहना है, जो अपना फाइनेंशियल बर्डन सहन नहीं कर पाएंगी। तो चलिए, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये मैंने हल्का सा पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, लेकिन आज क्योंकि ये टॉपिक ही ये है कि हम कैसे पहचाने ऐसी कंपनीज जो बैंकरप्ट होने वाली हैं या हो सकती हैं, तो ये टॉपिक डिस्कस करना भी जरूरी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत बड़ा क्लू देता है। पहली चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है वो अच्छी हो। यूजुअली ये 40-50% के ऊपर हो तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत बड़ी कंपनी में, जो लाखों करोड़ों की कंपनियां हैं, कुछ 20-40-50 हजार करोड़ की कंपनी है, उनमें इतनी ज्यादा होल्डिंग हो नहीं पाती है। तो ऐसे में भी आपको एक नेगेटिव या पॉजिटिव साइन ऐसे देखना है कि प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है कि नहीं। जैसे सितंबर में टाटा केमिकल्स में टाटा ग्रुप की होल्डिंग 30.6% थी, जो बढ़ के दिसंबर में 31% से ऊपर हो गई है। और अभी पिछले कुछ दिनों से भी न्यूज़ आ रही है कि टाटा ने अपनी होल्डिंग और बढ़ाई है इस कंपनी में। तो जब मार्च क्वार्टर के नतीजे आएंगे तो मेरी ऐसी उम्मीद है कि यहाँ पे मार्च वाला जब कॉलम आएगा तो उसमें होल्डिंग और बढ़ी हुई दिखेगी। तो बढ़ती हुई प्रमोटर होल्डिंग बहुत पॉजिटिव है कि प्रमोटर को अपने बिजनेस में भरोसा है। गिरती हुई प्रमोटर होल्डिंग बहुत नेगेटिव है। इसके अलावा जैसे बैंक्स हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई जिसमें प्रमोटर होल्डिंग या तो ज़्यादा अलाउड ही नहीं है या हो नहीं पाती, तो आपको ये देखना है कि DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग अच्छी खासी हो, जैसे कि टाटा केमिकल्स के केस में है। और FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग भी हो, जो कि भी टाटा केमिकल्स के केस में है। तो ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर मुझे बताता है कि इसकी होल्डिंग अच्छी है। लेकिन यहां तक तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था। इसके आगे अब हम बढ़ते हैं कि कौन सी और ऐसी चीजें हैं जो आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगी। तो आप ऐसे भी जान सकते हैं कि जैसे प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है कि नहीं, उसका चार्ट हमने यहीं दिया है। आप ये भी देख सकते हैं कि DIIs, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज जो एक्सपर्ट माने जाते हैं, वो लोग अपनी होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं, या FIIs अपनी इस कंपनी में होल्डिंग बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। पर यह आपको कैसे दिखेगा? उसके लिए एक सिंपल तरीका है। आपको इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड टू वॉच लिस्ट करेंगे और उसके बाद जब आप यहाँ अकाउंट पे क्लिक करके अपनी वॉच लिस्ट पे जाएंगे, तो जब भी इस कंपनी की शेयर होल्डिंग में कुछ चेंज आएगा, या जब भी प्रमोटर खरीदेंगे या बेचेंगे, म्यूचुअल फंड्स खरीदेंगे या बेचेंगे, कुछ भी इस तरह की डील होगी या शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज आएगा, तो वॉच लिस्ट में आपको अलर्ट मिल जाएगा कि आपकी इस कंपनी में ऐसा ऐसा हुआ है। तो इस तरीके से आप शेयर होल्डिंग को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपकी चूज की हुई कंपनी में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग बढ़ रही है तो पॉजिटिव है, FIIs की बढ़ रही है तो पॉजिटिव है, DIIs की बढ़ रही है तो पॉजिटिव है, और उल्टा अगर ये तीनों घट रहे हैं तो नेगेटिव है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें ओनर्स को खुद को और मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भरोसा है। इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट रेशो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये बाय डिफॉल्ट जब आप खोलेंगे कंपनी एसेंशियल्स का पेज आपको नहीं दिखेगा, तो इसे आप इस ड्रॉप डाउन के जरिए आप टाइप कर सकते हैं और फिर ऐड कर सकते हैं, तो आपको ये रेशो दिखने लगेगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या बताता है और ये क्यों जरूरी है? देखिए, हमने डेट टू इक्विटी रेशो डिस्कस किया है और मैंने आपको बताया है कि डेट इक्विटी रेशो 1 से कम होना चाहिए या 0 रहे तो और अच्छा है। लेकिन कई बार डेट इक्विटी रेशो 1 से कम है तो देख के लगता है कि अरे, ये तो मैंने ऐसा जाना था कि 1 से कम होता है तो सेफ है, इस कंपनी में कम है मतलब ये सेफ है। लेकिन हो सकता है वो कंपनी प्रॉफिट ही ना कमा रही हो या बहुत कम प्रॉफिट कमा पा रही हो। तो अगर वो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो ब्याज लौटाएगी कैसे? अगर आपको आपके धंधे में लॉस हो रहा है तो आप बैंक का लोन वापस कैसे करेंगे? तो यहां काम आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो बेसिकली आपको यह बताता है
कि अगर 100 रुपए इंटरेस्ट आपको देना है, 100 रुपए ब्याज देना है, तो प्रॉफिट उसका कितना गुना हो रहा है कंपनी को। यानी अगर यहां पे इंटरेस्ट कवरेज रेशो 12 के आसपास है, तो ये रेशो हमें ये बोल रहा है कि जितना ब्याज कंपनी को देना है, कंपनी उससे 12 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। तो अगर कंपनी को 100 रुपए साल का ब्याज देना है, तो कंपनी 1200 रुपए साल का प्रॉफिट कमा रही है, ऐसा ये रेशो बोलता है। चलिए देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। ये है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसमें हमें दिख रहा है कि जो इंटरेस्ट है वो टाटा केमिकल्स को इस साल 100 करोड़ के आसपास देना पड़ा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 1400 करोड़ के आसपास और इसे ब्याज देना था 108 करोड़ के आसपास। यानी अगर हम इसे देखें तो लगभग 12 गुना से कुछ ज्यादा प्रॉफिट ये कंपनी कमा रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब आपको पूछना चाहिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम क्यों ले रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि नेट प्रॉफिट जो है उसमें तो नेट प्रॉफिट आता ही है ब्याज ऑलरेडी पे करके, लेकिन हमको तो ये देखना है कि ब्याज देने से पहले कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, क्या वो ब्याज देने के लायक है कि नहीं। तो ऐसे में हम वो प्रॉफिट देखेंगे जो ब्याज देने के पहले कंपनी ने कमाया, और वो है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसीलिए आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में कितना फर्क है। तो जैसा हम यहाँ देख सकते हैं काफी फर्क है। यानी ऐसा नहीं होने वाला कि कंपनी कभी अपना ब्याज ना दे पाए और बैंकर्स कंपनी पे कब्जा करके इसे नीलाम कर दें, ऐसा नहीं होने वाला है। तो यही चीज आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशो एक झलक में बता देता है। ये जितना ज्यादा रहे उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम इंटरेस्ट कवरेज रेशो 4-5 का तो होना ही चाहिए कंफर्टेबल रहने के लिए। अब इंटरेस्ट कवरेज ने तो हमको बता दिया कि P&L के हिसाब से प्रॉफिट सफिशिएंट था कि नहीं और इंटरेस्ट को कवर करने के लिए वो काफी है कि नहीं। लेकिन P&L साल में एक बार आता है। तो जैसे यहां आप देख रहे हैं मार्च 2019, अभी चल रहा है मार्च 2020। तो साल भर में हो सकता है कंपनी ने बहुत शॉर्ट टर्म लोन लिया हो, वर्किंग कैपिटल लोन लिया हो, तो इस साल भर में शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के अराउंड कंपनी की हालत कैसी है, ये आपको बताता है क्विक रेशो, ताकि आपको इस साल की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस की डिटेल भी पता चल जाए। तो क्विक रेशो ये बताता है कि कंपनी ने अगर कोई शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज ली हुई है, शॉर्ट टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, इस तरीके का, तो उसे अगर उसे एकदम से पटाना पड़ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो कंपनी के पास कैश या कैश जैसे लिक्विड फंड्स हो सकते हैं, तो लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स और कैश ये मिला के इतना पैसा है कि नहीं कि वो अपने 2 महीने बाद के लोन को पटा सके या 4 महीने बाद के लोन को पटा सके। ऐसा तो नहीं कि अभी कंपनी का सारा पैसा फंसा हुआ है और वो 4 महीने बाद उसे जो लोन पटाना है उसे पटाने के लिए कंपनी के पास पैसे ही नहीं है। ये हालत तो नहीं है। ये देखने के लिए क्विक रेशो काम आता है। तो क्विक रेशो कम से कम 1 से ऊपर होना चाहिए। जैसे इस कंपनी में आपको ये 2 दिख रहा है, यानी कंपनी के पास लिक्विड एसेट्स उसकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज से दुगने हैं। तो 2 बार वो अपनी लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म पे कर सकती है, इतने लिक्विड एसेट्स इस कंपनी के पास हैं। तो ये रेशो भी 1 से ऊपर होना चाहिए इस श्योरिटी के लिए कि कंपनी फाइनेंशियली साउंड है। तो सिर्फ डेट इक्विटी रेशो नहीं, वो मैं बता चुका हूं कि 0 हो तो बेस्ट, नहीं तो 1 से कम तो होना ही चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, क्विक रेशो, ये सब मिला के आपको पता चलता है कि कंपनी कहीं बैंकरप्ट होने की कगार पे तो नहीं है। तो एक मैं अभी तक जो इतने वीडियोस में मैंने समझाया है उसकी एक छोटी सी समरी देना चाहता हूं कि जो बेसिक मिनिमम चेक्स आपको करने हैं ताकि आप बुरी कंपनी को अवॉइड कर सकें। तो सबसे पहले तो आपको यह चेक करना है कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो। जैसे पिछले 1 साल में इस कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है, ग्रोथ प्रॉफिट की नेगेटिव थी, लेकिन प्रॉफिटेबल रही है। चलिए इसे वेरीफाई कर लेते हैं P&L स्टेटमेंट से। हर साल जैसा आप देख सकते हैं कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल रही है। दूसरी चीज जो आपको देखनी है, जो आपको रेशोज में मिल जाएगी, कि CFO अपॉन पैट 1 से ज्यादा हो या कम से कम 1 के आसपास हो, 0.8 से ज्यादा तो CFO अपॉन पैट होना चाहिए। ये चीज आपको देखनी है, ताकि इससे ये पता चलता है कंपनी जो मुनाफा कमा रही है वो उसको सच में कैश के रूप में मिल रहा है कि नहीं। चलिए एक बार ये सारे पैरामीटर्स किसी और कंपनी के साथ भी देख लेते हैं, ताकि हमें दूसरी कंपनी के एग्जाम्पल से भी ये चीजें समझ में आ जाए। जैसे गोदरेज कंज्यूमर, चलिए यही चीजें चेक करते हैं। इंटरेस्ट कवरेज बहुत अच्छा है, क्विक रेशो थोड़ा कम है, लेकिन अगेन 1 के आसपास है। ये 0.8 से ऊपर रहना जरूरी है, उसके आसपास है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन बेयर मिनिमम है, इससे कम नहीं होना चाहिए, इतना तक होना है। इतना तक है, खास करके कंपनी अगर 0 डेट है, इंटरेस्ट कवरेज भी ठीक है और 0.8 से ऊपर है, क्विक रेशो 1 के आसपास है, तो ठीक है। बाकी रेशोज भी हम देख लेते हैं। CFO अपॉन पैट 1 के आसपास है,
डेट नहीं है, हम देख चुके हैं। प्रॉफिट ग्रोथ है, हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है। सेल्स ग्रोथ, साथ में सेल्स ग्रोथ भी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ROE इस कंपनी का अच्छा है, ROCE अच्छा है। और ROE ROCE अच्छा मतलब क्या? बेसिकली रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है कि एक शेयर होल्डर के पैसे पे कितना पैसा बन रहा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर कहीं पैसा लगाते हैं तो आपकी उम्मीद कितनी है कि उस पैसे पे साल भर पे कितना पैसा बनना चाहिए। जैसे मेरी उम्मीद होती है कि ये कम से कम 18-20% हो, तभी मैं अपने पैसे को उस बिजनेस में लगाऊंगा। तो मेरे लिए इसलिए एक अच्छा ROE 18 के ऊपर है। बट ये आपके लिए डिफर कर सकता है, किसी के लिए 15 भी हो सकता है, किसी के लिए 12 भी हो सकता है। उससे कम ROE जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि वो तो आपको फिर इंडेक्स फंड में भी मिल जाएगा और 6.5-7 का तो आपको FD में भी रिटर्न मिल जाएगा। तो बेयर मिनिमम अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझसे पूछिए तो 15 होना चाहिए, मेरे लिए वो 18 है। तो आपको ये 8 रेशोज तो जरूर देखने हैं, बहुत काम के हैं किसी भी कंपनी में। इसके अलावा इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी देखिए, क्विक रेशो भी देखिए, एंटरप्राइज वैल्यू भी देखिए, PE मैंने आपको बताया कि कैसे देखना है, उसे भी जरूर देखिए। तो अभी तक जो इतने वीडियोस कंप्लीट हुए हैं उसमें हमने ज्यादातर इन रेशोज की बात की और हमने जाना कि उन रेशोज का मतलब क्या है और उन रेशोज को कितना होना चाहिए, वो क्या सिग्निफाई करते हैं। उम्मीद करता हूं आप हर वीडियो से कुछ सीख रहे होंगे। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप इस सीरीज के पिछले वीडियोस भी देखना चाहते हैं और क्रोनोलॉजिकली सीखना चाहते हैं तो इस कोर्स की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में है। और तब तक आप मुझसे बाकी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे भी मिल सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जिसकी ID अब आपके स्क्रीन पर है। तो मिलेंगे फिर से एक और वीडियो के साथ। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।